हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पुष्पेंदु दुबे, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पुनः हम उसी प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं जैसा कि कुछ दिनों से हम लोगों का ये चल रहा है कि राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो आज हम लोगों का जो प्रश्न है जिस पर विचार विमर्श करना है वह प्रश्न है, टॉपिक क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 2, नागरिक शास्त्र, इकाई 1, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो बहुविकल्पी से याद रखिएगा 1 अंक। वर्णात्मक के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा। पहला पार्ट जो है 4 अंकों का है, जबकि दूसरा पार्ट आपका बच्चों 6 अंकों का। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को लेकर के। जरा देखें पहला प्रश्न हमारा है क्या। पहला प्रश्न है बच्चों कि जातिवाद भारत में चुनाव की राजनीति को किस तरह प्रभावित किया है? जातिवाद भारत में चुनाव की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। और यही प्रश्न भी है कि जातिवाद है क्या, लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। तीसरा है या इसको किया जाए, वही प्रश्न है। कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने का सुझाव दीजिए। प्रश्न वही है। तो आते हैं, पहले हम देखते हैं जातिवाद। जातिवाद की भावना का उत्पन्न होना ही, हम इस जात से हैं, इस जात से हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की मधुरता को कम करता है, अर्थात उनमें घृणा पैदा कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि जातिवाद मानव के बीच, मानव मनुष्य के बीच, व्यक्ति के बीच का जो मधुर मिलन है मानव प्रकृति का, इसे हमें क्या करता है? घृणा उत्पन्न करता है। क्या करता है? घृणा। प्रश्न है कि जातिवाद की भावना व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में घृणा, द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा को जन्म दे देती है और किसी व्यक्ति या समाज के लिए अभिशाप है, अच्छा नहीं है कि वहां व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में एक नफरत को जन्म दे रही है। और जातिवाद की भावना के विकसित होने से ही, यह अगर भावना विकसित हुई है तो व्यक्ति अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपर समझता। व्यक्ति के एक मानव के रूप में मानव का हित नहीं सर्वोपर, यह समाज के लिए या बढ़ते हुए विश्व के मानव जाति के लिए एक अभिशाप है कि वह मानव का हित नहीं, बल्कि बच्चों क्या कर रहा है कि जातिवाद की भावना विकसित होने से व्यक्ति अपनी ही जाति के सदस्यों को क्या कर रहा है? सर्वोपर समझता है। जबकि सर्वोपर क्या समझना चाहिए? व्यक्ति को, मानवता को सर्वोपर समझना चाहिए, लेकिन जाति की सर्वोच्चता हो जाती है क्योंकि वह उस जाति से रिलेटिव है। अगर देखें तो चुनाव के दिन विभिन्न जातियों के समूह एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते, और कभी कभी घटना यहां तक पहुंच जाती है कि चुनाव स्थल पर जो मत देने की पेटी है, जिस पर हम अधिकार देते हैं, शासन चलाने का एक प्रतिनिधि चुनते हैं, उस मत पेटियां को ही गायब करते हैं केवल अपनी जात के लिए। अवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग करते हैं और मतपेटियों को चुराते हैं और उसे अपने जात के लोगों को जिताने का भी प्रयास करते हैं। यह सिर्फ किसकी वजह से? जातियों की, कि हमारी जात का युद्ध हो, सर्वोपरता आए, इस वजह से एक दूसरे से लड़ते हैं। और लड़ने के साथ साथ जातीयता न जाए,
वही जीते, चुनाव पेटी भी कायम करते हुए देखे और सुने जाते हैं। चुनाव के समय में स्पष्ट लगता भी है, दिखाई देता है, प्रयास करते हैं। मंत्रियों, वहीं तक नहीं मामला, मंत्री और मुख्यमंत्रियों का चयन भी, पदों पर कौन पहुंच रहा, कौन कैबिनेट के हो रहे हैं, कितने इस मंत्री के हैं, कितनी रीता की बात, योग्यता नहीं, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति का चयन नहीं, समाज से व्यवस्थाओं को परखने वाला एक परखी व्यक्ति नहीं, बल्कि हम कैबिनेट राज उपमंत्री को इस आधार पर चयन करते हैं कि वह किस जात का है। तो पदों पर भी चयन आज का देखा जाए तो एक योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। कहीं कोई जात के लोग नफरत न करें, हमको नहीं तवज्जो दिया गया। तो मंत्रियों मुख्यमंत्रियों का चयन भी किसके आधार पर हो रहा बच्चों? जाति को आधार बनाकर ही किया जाता है। अगर यह चयन उसकी योग्यता, उसकी फर्क, सामाजिक निपुणता को ध्यान में रखकर किया जाता है तो समाज का विकास होने में कतई कहीं कोताही हो ही नहीं सकती। फिर कह रहा, जातिवाद समाज में आपसी वैमनस्य फैलाकर सामाजिक जो ताने बाने थे वह टूट रहे हैं। अपनी जात को सर्वोपर करने के लिए समाज का जो एक लेयर बना था, जो मिलने का एक आइडिया था, एक दूसरे को हर कार्यों में, एक वर्ग दूसरे वर्ग के हर कार्यों में, सामाजिक व्यवस्थाओं में हृदय पूर्ण मिलन होता था, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जहां सुख में होकर के लोग एक दूसरे के कार्यों को बड़ी तन्मयता से करते थे, जुड़ते थे, दुखों में सुखों में। आज वह ताना बाना भी सामाजिक व्यवस्था का, इस जात के नाते सामाजिक ताने बाने में भी बच्चों क्या हो रही, अहिंसा उत्पन्न हो रही है। हमारे समाज की सामाजिक ताने बाने इससे ढंग से बने थे कि किसी भी फंक्शन में हर जाति के लोगों को इन्वॉल्व होने की प्रक्रिया थी, चाहे वह पंडित के रूप में कथावाचक कर रहा हो तो और किसी के रूप में उस फंक्शन में उस जाति का होना मस्त, नहीं तो कार्य रुक जाता था। सामाजिक व्यवस्था का प्रत्येक चरण एक महत्वपूर्ण भूमिका समाज के ताने बाने में थी। लेकिन यह ताना बाना बच्चों आज क्या हो रहा, टूटता रहा। किसकी वजह से? सिर्फ जात की वजह से। यह ताना बाना अस्थापा और जातवाद के आधार पर कुकुर मुत्तों की तरह छोटे छोटे दल भी बनाने लगते हैं। उनकी पहचान ही यही है कि मैं योग्यता, यह जात के होने के नाते मैं इस जात को बांधने में कामयाब हो रहा हूं। छोटे छोटे दल, जबकि उनकी कोई अस्मिता नहीं है, बना लेते हैं। और बनाते ही नहीं, सीट भी अगर दो एक निकल गई तो केंद्र में बनने वाली सरकार को समर्थन के नाम पर ब्लैकमेल भी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास सीट है। तो यह एक विडंबना का पूर्ण है कि जातवाद के नाते एक दो सीट अगर पा भी गए तो केंद्र में सरकार को का समर्थन करके उनके साथ पूरी तरह से क्या करते हैं, ब्लैकमेल का रूल कर रहे हैं। और शासन व्यवस्था का परफेक्ट इलाज सामाजिक परख का व्यक्तित्व जिस समाज के पदम पर, उस पद पर पहुंचता है वही कर सकता है। और उसे इस यहां तक पहुंचने के लिए जात से ऊपर उठना होता है। आज चुनाव में की अगर प्रक्रिया पर हम लोग देखें तो चुनाव में हरियाणा में प्रायः 3 जातियों का सर्वाधिक योगदान है। कितनी जातियों का? हरियाणा के संदर्भ में यहां लिखा जा सकता है कि हरियाणा में 3 जातियों जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वह 3 जातियां हैं। कौन? जाट, यादव, ब्राह्मण। यहां गैर जाट और गैर यादव लोगों का समूह है, गैर जाट और गैर यादव। राजस्थान की व्यवस्था में देखें तो राजपूत और कुछ क्षेत्रों में आदिवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह जाति ही है जो राजनीति को पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं।
बिहार में भी देखा जाए तो यादव और गैर यादव जातियों के लोग महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ा भी जाता है, जीतने का प्रयास भी लोग कर रहे हैं। वर्ष 2000 में आयोजित आम चुनाव का लेखा जोखा पर अगर दृष्टि से डाला जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने जात के आधार पर ही टिकटों का वितरण किया था। 2000 के इलेक्शन को अगर आप देखेंगे तो जात के आधार पर ही टिकट वितरण किए जा रहे हैं। कौन से जात के लोग कहां हैं, इनके टिकट देने पर यहां पर यह चुनाव सीटें निकल सकती हैं। तो एक कैंडिडेट की आवश्यकता जात के आधार पर उसकी योग्यता का अगर निर्धारण हो रहा है तो यह किसी सदादी के समाज का लिए कलंक का विषय है। इसे भुक्का इग्नोर नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के दिनों में प्रायः सार्वजनिक सभाओं के लिए मंच की बात किया जाए तो उसी इलाके में बनाए जाते हैं जहां किसी जात विशेष की बहुत ज्यादा संख्या होती है। मंचन कहां होगा? जिस जात के लोग ज्यादा होंगे उसी पर लोगों के, उसी के लीडर को वहां पर रखा जाता है, उसी के द्वारा मंचन किया जाता है। मंच पर आसीन बुला तो संख्या क्या? कुछ राजनीतिक दल खुलेआम दलित हितों या सिया सुन्नियों, जाट, यादव, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण का नारा देकर जात विशेष के नेताओं को उकसाते हैं। नारों से प्रभावित जात विशेष के लोग उन्हें सिक्कों से तौलते हैं और उनके गुण, कर्म, योग्यता को दरकिनार कर उन्हें ही वोट देते हैं। जब जात की मोहर लग गया तो गुण, योग्यता, गर्व जो होनी चाहिए वो अपने आप दरकिनार हो ही जाता है और सिर्फ जात के आधार पर वोट का वैल्यूएशन किया जाता है, वोट दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर देखा जाए। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक क्या प्रावधान किए गए हैं भारत के संविधान में? ये सशक्त बने। पितृ समाज का जो वजूद था कि पिता ही, पुरुष ही परिवार की व्यवस्थाओं को संभालने वाला और स्त्रियों पर शासन करता था, हुक्मराना अंदाज में उनके साथ व्यवहार करता था। आज कह रहा है कि भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 में कौन सी संवैधानिक व्यवस्थाएं उनके लिए विशेष करके की गई हैं, तो जरा यहां देखें। मौलिक अधिकार व्यक्ति और नागरिक के रूप में जो मिले हैं इस देश के लोगों को, वहां पर आए मौलिक अधिकारों के तहत महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण किया गया, कैसे शक्तियां दी गई। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में संवैधानिक उपबंध पर जाएंगे तो 14 से लेकर के 32 तक महिलाओं का, और राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 में महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया है। और कहां किया जा रहा है पहले देखें। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 कहता है जहां विधि के समझ समानता विधियों का समान संरक्षण, तो वहां महिलाओं के संदर्भ देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 14 द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान ही कानून के समझ समानता और कानून के अनुसार संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में पुरुषों के समान ही कानून के समझ समानता और कानूनों का संरक्षण दिया गया है। और यह स्पष्ट है, कानून महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव नहीं करता। अर्थात विधि के समझ समानता विधियों का समान संरक्षण का जो वाक्यांश है वह महिला और पुरुषों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। जैसे पुरुषों के लिए कानून के समझ से
समानता दे रहा हो, ऐसे महिलाओं को भी कानून के साथ साथ और उनकी योग्यता के आधार पर उनको व्यवस्थाएं दे रहा है। तो विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्राप्त है। यह हमारा मौलिक अधिकार का समानता के अधिकार में संरक्षण मिला। दूसरा है अनुच्छेद 15(1). 15(1) लिंग के आधार पर देखा जाए तो मूल अधिकार में है 15, 18 समानता में राज्य किसी भी आधार पर धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लिंग का है महिला से रिलेटिव, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात राज्य महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसी आधार पर अनुच्छेद 16 को देखा जाए, 16 के अधीन रोजगार और नियुक्तियों में महिलाओं को बिना भेदभाव का समान अवसर प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 14 में कानून में जहां समानता दे रहा है, वहीं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने का ले रहा संकल्प। वहीं सरकारी पदों पर पहुंचने के लिए उन्हें भी समान अवसर देने की बातें की जा रही है। यह भारतीय संविधान का संवैधानिक के तात्पर्य के महत्वपूर्ण सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे अनुच्छेद 15(3) में अगर हम अनुच्छेद 15(3) को के अकॉर्डिंग करें तो 15(3) कह रहा है कि महिलाओं के विकास के लिए राज्य को शक्ति दी गई है। महिलाओं का विकास करने के लिए राज्य को यह प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य इनका विकास करता तो हम यह नहीं कह सकते हमारे 14 का उल्लंघन हो रहा है। इनके विकास के लिए वह महिलाओं और बालकों के विशेष कानून बना सके। 15(1) और 2 का अपवाद माना गया आर्टिकल 15(3). वहां कहा गया है स्त्रियों एवं बालकों के लिए राज्य चाहे तो कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। और विशेष उपबंध में क्या विशेष उपबंध करेगी, क्यों कर रही है? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जहां कमजोर होती हैं वहीं बालकों का मानसिक रूप से विकास नहीं होता। तो देखिए संविधान के अंतर्गत व्यवस्था दिया गया कि महिलाओं के लिए विभेदकारी बनाने की शक्ति राज्य को इसलिए दी गई है जिससे मातृत्व रूपी प्राकृतिक दायित्व को निभा सके। इनके लिए यह व्यवस्था इसलिए दिया गया है कि इनका विशेष हित करे। विशेष हित किसका करे? राज्य महिलाओं को। क्यों? जिससे अपने मातृत्व रूपी प्राकृतिक दायित्व को बहुत अच्छे ढंग से क्या करें बच्चों? निभा सके। सदियों से पुरुष प्रधान समाज के कारण उन पर हो रहे शारीरिक, केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण का सामना कर सके। अनुच्छेद के अनुसार संसद और राज्य विधान, चाहे संसद, विधान पालिका राज्यों में महिलाओं के विकास से संबंधित अनेक कानून बनाए हैं जिनका यहां संक्षिप्त वर्णन हो रहा है। यह तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 में यह बातें महिलाओं, बच्चों के लिए सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। इसके बाद भी राज्य की विधानमंडलें और पार्लियामेंट हमारी अर्थात संसद, इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। जैसे इनके लिए वैवाहिक स्वतंत्रता। वैवाहिक स्वतंत्रता में इनको क्या स्वतंत्रता दी गई है? कहा कि बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर हैं तो उन्हें यह राइट्स है कि अपने स्वतंत्र विचार से अपना विवाह संपादित कर सकती हैं। इसके लिए वो पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। यह राज्य विधानमंडल और पार्लियामेंट के कानून के अंतर्गत है। वहीं गर्भ धारण करने की स्वतंत्रता 1971 में कानून के तहत गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो वह घर वालों की इजाजत के बिना भी गर्भपात करा सकती है। लड़की का अवधान नहीं ले सकती। अगर उसे लगता है, उसका स्वतंत्रता है कि गर्भधारण करने से हमारे शारीरिक और मानसिक पर विपरीत प्रभाव हो तो गर्भपात भी करा सकती है। गर्भवती महिला जो नौकरी करती है उसे अवकाश अनिवार्य है।
उनके मातृत्व को बेहतरीन रखने के लिए अवकाश की व्यवस्था भी। इस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मान्यता भी प्राप्त है। यह स्वतंत्रता किसको मिल रही है? महिलाओं को जहां वैवाहिक स्वतंत्रता, वहीं गर्भधारण करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। विवाह विच्छेद या तलाक, हिंदू महिला हिंदू विवाह कानून 1955 और उसका संशोधन के अनुसार कुछ शर्तों के आधार पर, जैसा पति द्वारा क्रूरता, विवाह विच्छेद न्यायालय से ले सकती है। अगर महिलाओं के साथ पति के द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जा सकता है तो महिलाएं चाहें तो इस क्रूरता के आधार पर वह विवाह को विच्छेद कर सकता है या अलग कर सकता, विवाह को तोड़ सकती है। दहेज के विरुद्ध संरक्षण, दहेज प्रतिशोध कानून 1961 के द्वारा भी वधू से यदि ससुराल पक्ष द्वारा अधिक दहेज मांग की जाती है या करते हैं तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। यह कानून होते हुए महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इतने कानून होने के बावजूद भी बच्चों क्या महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो यहां पर महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए? आर्टिकल 14, 15 और कौन से 16 प्रावधान जहां है वहीं वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए, गर्भधारण करने के संदर्भ में वह पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला है कि अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का मेरुदंड है, स्वतंत्रता के अधिकार में महिलाओं सहित सभी नागरिकों को, किसको किसको, महिलाएं ही नहीं लेकिन महिलाओं सहित सभी नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, एक जगह इकट्ठे होकर संघ बनाने, भारत के किसी भी प्रदेश में स्वतंत्र रूप से रहने, घूमने, कोई भी व्यवसाय और रोजगार करने का अधिकार प्राप्त। अर्थात अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं 6 प्रकार के मूल अधिकारों में मिले हैं, वह अधिकार केवल व्यक्ति को रूप में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह चाहे स्वतंत्र रूप से बोलने का जहां है, वहीं निरायु सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, वहीं संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता है, वहीं साथ ही साथ घूमने और टहलने का, निवास करने की स्वतंत्रता और अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई व्यवसाय करने का पुरुषों के साथ स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह संवैधानिक अधिकारों के मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान किए गए। अब आती है बात, यह जो भी हमने अभी आपसे चर्चा की, यह केवल किसके द्वारा मिला है? मूल अधिकार के। आती है बात राज्य की नीति निर्देशक में, नीति निर्देशक में के आधार पर आर्टिकल 39 को देखा जाए। और कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 39 के तहत अगर हम देखें तो 39 में स्पष्ट कहा गया कि पुरुष और महिलाओं को जीविका अर्जित करने का समान अधिकार है। नीति निर्देशक में भी इस बात का स्पष्ट कर दिया गया कि वो अपनी जीविका को अर्जित करने का क्या है? समान अधिकार है। इसके साथ ही दोनों को समान कार्य के लिए क्या है? समान वेतन। अगर चाहे पुरुष हो या स्त्री है, अगर उनके कार्य की प्रकृति एक है तो कार्य की प्रकृति होने के नाते, एक होने के नाते उनके वेतनों में कमी नहीं की जा सकती है। कौन कर रहा? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के आधार पर पुरुष और महिलाओं को जीविका अर्जित करने का जहां अधिकार है, वहीं दोनों को समान कार्य करने के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 के ही अनुसार काम करने वाले पुरुषों तथा महिलाओं को स्वास्थ्य, सामर्थ्य और छोटे आयु के बच्चों का शोषण न हो की भी व्यवस्था की गई है। क्या किया गया? छोटे बच्चों के में उनका शोषण और इसकी भी व्यवस्था की गई। इसके साथ ही महिलाओं की प्रसूति सुविधा का भी प्रावधान है। प्रसूत बच्चे के अवधान के लिए शासन द्वारा नीति निर्देशक में विशेष व्यवस्था, प्रसूत सहायता का भी उपबंध किया गया है। अगर देखें संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया, उसमें अनुच्छेद 51 के अनुसार मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य में महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध व्यवहार के परित्याग को सभी नागरिकों का मुख्य कर्तव्य है। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध, महिलाओं का जो गरिमा उसके विरुद्ध
परित्याग सभी नागरिकों का क्या है? कर्तव्य है कि उनकी गरिमा के साथ कोई खेले न। यह प्रत्येक नागरिक का आर्टिकल 51 के तहत मौलिक कर्तव्य माना गया है। इस प्रकार महिलाओं को समाज में आदरणीय बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। यह अनुच्छेद चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे आर्टिकल अनुच्छेद 19 का तहत हो, यह सभी संरक्षण संवैधानिक के अंतर्गत मिल रहे हैं। वहीं नीति निर्देशक में भी इसका प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को, अब लास्ट में इस पर अगर हम देखें तो संक्षेप में कह सकते हैं, संविधान के अधिकारों द्वारा महिलाओं को, संविधान के इन अधिकारों द्वारा महिलाओं को राजनैतिक, कौन सा? राजनैतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनकी सुरक्षा की कानूनी व्यवस्थाएं हैं। दूसरे राज्य के नीति निर्देशों द्वारा महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देश महिलाओं के सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था, इससे स्पष्ट मूल संविधान महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से चिंतित है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा संवैधानिक उपबंध विशेष रूप से क्या है? चिंतित है। संविधान के 73वें 74वें संशोधन द्वारा देखा जाए तो 73वें संशोधन के तहत महिलाओं को पंचायती राज में संस्थाओं में, चाहे वह नगर निगम हो, नगर परिषद, आज की शासकीय प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी का अधिकार प्रदान किया गया है। और इस संशोधन द्वारा लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप जड़ स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी निश्चित की गई है। इस संशोधन के अंतर्गत यही 73 इन्हें 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया है। तो नए भारत के अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण पर अगर नजर रखा जाए तो महिलाओं के सशक्तिकरण में हमारे बहुत सारे संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। और अभी अभी भारत की पार्लियामेंट ने दोनों सदनों से महिलाओं के लिए विशेष सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए महिलाओं से संबंधित कानून को पारित किया है। तो महिला के सशक्तिकरण पर भारत की शासन व्यवस्था चिंतित है। उस पर अपना कार्रवाई आगे कार्य किया जा रहा है कि महिलाओं को 2वें दर्जे के रूप में न रखा जाए। तो चले बच्चों, अगले प्रश्न पर देखा जाए। अगला प्रश्न है कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करिए जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। उन पहलुओं को बताना है जहां स्त्रियों के साथ क्या होता है? भेदभाव होता है या कमजोर स्थिति में होती हैं। भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके, यह भेदभाव का जो होता है इनके तरीके क्या हैं? अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद एक अवलोकन करें तो स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में बच्चों बहुत ज्यादा सुधार हुआ, व्यापक सुधार हुआ है। लेकिन अगर तुलना करें, सुधार हुआ है, लेकिन अगर हम तुलना करें पुरुषों से तो अभी भी ये बहुत पीछे हैं। स्वतंत्रता के बाद इन महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन करें तो पुरुषों से आज भी ये क्या है? बहुत पीछे हैं। और इसके पीछे है कि भारत एक क्या है? पितृ प्रधान एवं पितृ सत्तात्मक समाज है। आज भी लैंगिक के आधार पर, लैंगिक माने स्त्री और पुरुष के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। कैसे किया जाता है? पितृ प्रधान समाज होने के नाते आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। भेदभाव है। बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे स्टेटों में सुनने में आता है कि लड़कियों को जन्म लेते ही क्या किया जाता है? भेदभाव है। यह भेदभाव, यह भारतीय समाज का देखा जाए विभिन्न पहलुओं का जिक्र, जो भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव लड़कियों के अवधान के समय ही, जन्म लेने के पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। यह एक भेदभाव है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं। इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर कितना हो गया है? 943 रह गया है। यह भेदभाव का ही है कि जिसके आधार पर हमारे लिंगानुपात लगातार क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। जन्म होने से पहले उनको मार दिया जा रहा है। यह एक भयंकर भेदभाव है। ये दूसरा है, सार्वजनिक जीवन पर देखा जाए तो
तो खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य ही है। अभी भी महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रखा जाता है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बहुत ज्यादा है नहीं। महिलाओं की साक्षरता पर नजर रखा जाए तो महिलाओं की साक्षरता आज भी कितनी है, 64.46, जबकि पुरुषों की साक्षरता 82.14% है। तो यह भेदभाव का जो रूप दिखाई दे रहा है, यहां भेदभाव फिर भेदभाव कि साक्षरता भी आज इनका मूल्यांकन करें तो 64.46 और 82.14% है। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या है उस शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती हैं, पढ़ती हैं, शिक्षित हो रही हैं, लेकिन अगर उस शिक्षा का पर जाएं तो बहुत ही सीमित मात्रा में वो आगे बढ़ पाती है। अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। शासन की तरफ से नहीं, एक सामाजिक व्यवस्था में ही यह दिखाई देता है माता पिता स्वयं भेदभाव कर रहा है। वह लड़कों की अपेक्षा, अगर लड़कों को कहा जाए जितना खर्च कर उसकी अपेक्षा लड़कियों पर बहुत ही कम खर्च करना चाहता है। तो यह भेदभाव हमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। साक्षरता कम होने के कारण, अगर देखा जाए साक्षरता क्या है, कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या भी बहुत कम है। भाई अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही, आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो इनका ऊंची तनख्वाह ऊंचे पद पर इनका पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही कम है। भारत में स्त्री पुरुषों से अधिक काम करती, किंतु अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। काम का सिलसिला घरेलू मैटरों पर देखें, सामाजिक व्यवस्थाओं में देखें, अपने परिवार में देखें तो आज भी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, लेकिन इनके काम जो करती हैं उनका मूल्यवान नहीं माना जाता, उसको नगर पर रखते हैं, उनका ये कर्तव्य विभोग का बोध करा देते हैं, उसे उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता। अगर देखा काम के क्षेत्र में, खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा में तक, कल कारखानों से लेकर खेत खलियान तथा महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। चाहे खेलकूद की दुनिया हो, चाहे सिनेमा की दुनिया हो, चाहे खेत खलिहानों की बात हो, महिलाओं की तुलना में इन्हें क्या मिलती है, कम मजदूरी मिलती। भले ही दोनों ने समान काम किया है, एक टेंडेंसी बन गई है, काम एक है, कर भी वही रही हैं, ज्यादा करें या कम, लेकिन उनकी तुलना पुरुषों की तुलना के अगर करें तो उन्हें कम वेतन मिलता है। देश में जन संचार माध्यमों के द्वारा हमें प्राय प्रतिदिन महिला उत्पीड़न की खबरें मिलती हैं। नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं विशेष रूप से असुरक्षित हैं, वे अपने घरों में भी तमाम तरह की उत्पीड़न हिंसा की शिकार हो रही हैं। लैंगिक उत्पीड़न की अधिकांश घटनाएं प्राय संबित कबीरबियों द्वारा की जाती है। तो यह इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे बच्चों। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। भारतीय समाज में जात प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके क्या कारण है, इसको समाप्त कैसे किया जाए, इसके उपाय बताइए। इसको समाप्त करने का क्या उपाय है? तो देखें, जात व्यवस्था अगर भारतीय समाज में देखा जाए तो यह नए संविधान के तहत, भारत के संविधान के लागू होने के बाद भारत में जात की व्यवस्था को देखा जाए तो यह भारतीय समाज का क्या है, अभिन्न हिस्सा है। भारतीय समाज का क्या है, अभिन्न हिस्सा है। इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। जात व्यवस्था या आज का नहीं बल्कि भारतीय समाज का अभिन्न अंग के रूप में रहा है और जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो इससे अछूता नहीं है। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा जाति के आधार पर नागरिकों के भेदभाव को समाप्त कर दिया है भारत का संविधान, लेकिन पूर्ववत को नहीं। पूर्ववत था, लेकिन आज भारतीय संविधान के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया है। संविधान के अंतर्गत कानूनी दायरे में समाप्त किया, परंतु
आज भी अनेक जातीय असमानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे अस्पृश्यता को जातिवाद का सबसे बड़ा या घिनौना रूप है। अस्पृश्यता जातिवाद का क्या है? सबसे घिनौना रूप है। इसे संविधान द्वारा समाप्त तो कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका प्रयोग दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। यह सारी व्यवस्थाएं कानूनी दायरे में की गई हैं, लेकिन कई स्थानों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जारी है। कानून के तहत अनुच्छेद 17 को समाप्त कर दिया गया है, इसे दंडनीय बना दिया गया है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज भी अधिकतर लोग यह दिखाई दे रहा कि जातिगत भावनाओं से ग्रामीण का क्षेत्र आज भी इसे पूरी तरह से विद्यमान लगता है। भले कानूनी प्रक्रिया में वह हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह जारी है और दिखाई पड़ता है। आज भी अधिकतर लोग अपनी जात के अंदर ही विवाह करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। भारत में राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए काफी हद तक उत्तरदायी हैं। अगर जातिवाद को बढ़ावा देने की बात कही जाए तो सबसे ज्यादा इसका जिम्मेदार राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता ही हैं जो जातिवाद को बढ़ावा दे। आधुनिक भारत में जात की संरचना, जात व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया, लेकिन फिर भी समकालीन भारत से जात प्रथा समाप्त नहीं हुई है। परिवर्तन हुआ है, लेकिन कहा जाए समाप्त हो गया तो ऐसा कहना भी नामुमकिन है। जातिगत असमानता की कुछ सामाजिक बुराइयां आज भी विद्यमान हैं जो निम्नवत प्रकार हैं, जो आज भी दिखाई देते हैं। जैसे सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहां भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज्यादा है। सभी कोई भी जाति ऐसा नहीं जिसमें अमीरी ना हो, लेकिन उन अमीर पर होते हुए यहां भी ऊंची जाति वालों का अनुपात ज्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम है। जो जातियां पहले से शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले से शिक्षा से वंचित रखा गया था, उनके सतत अभी भी पिछड़े हुए हैं। आज भी देखा जा रहा है जो पिछड़े हैं वह आज भी पिछड़े हुए हैं। आज भी ज्यादा लोग अपनी जात या कबीलों में ही शादी करते हैं और संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी छुआछूत को हम यह नहीं कह सकते कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है या समाप्त कर दिया गया है। यहां देखें, अभी तक भी जात कबीलों में ही शादी करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, जबकि कानूनी रूप दिया गया, दंडनीय बनाया गया, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त बच्चों नहीं कर पाया है। जात व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ स्थिति में रही हैं, तो कुछ को दबा कर रखा गया। जाति में कुछ को लाभ हुआ तो कुछ को क्या किया गया? दबाया गया। इसका प्रभाव आज भी नजर आता है। यानी उच्च जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, जबकि दलित आदिवासियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। हर जात गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की ही है। गरीबी किसी एक जात में नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए परसेंटेज में तो सबसे ज्यादा गरीबी जो है वह कहाँ है? आदिवासियों में ही है, निम्न लोगों में है। उच्च जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। आज भी जात व्यवस्था आर्थिक स्थिति के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आज भी भारतीय समाज में जातिगत असमानताएं विद्यमान हैं और जातिगत व्यवस्थाओं को समाप्त कैसे किया जाए यह भी बताना है। तो जातिगत व्यवस्था को समाप्त कैसे किया जाए? जाति संगठन, धर्मशाला, कॉलेज, छात्रावास आदि के नामकरण में जात सूचक शब्दों का प्रयोग को कानूनी रूप से निषिद्ध कर दिया जाना चाहिए। जात को समाप्त करने का सबसे पहला क्या है? जाति संगठन, कॉलेज हो, छात्रावास हो, जातिगत के नाम पर अगर वो किए गए हैं तो उसे पूरी तरह से निषिद्ध कर देना चाहिए। जाति संगठन हो, परिचय सम्मेलन, कानूनी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
संचार माध्यमों के द्वारा जाति विरोधी जनमत तैयार किया जाना चाहिए। जाति विरोधी क्या करना चाहिए? जनमत को भी तैयार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों है कि भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? नारीवाद का क्या पर्याय है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। यहां महिलाओं की स्थिति विधायिका के संदर्भ में बताना है। तो नारीवाद सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन तथा विचारधाराओं की एक श्रेणी है। नारीवाद क्या है? यह एक विचारधारा है। नारीवाद क्या है बच्चों? यह एक क्या है? विचारधारा है। और यह विचारधारा सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों की है। यह एक क्या है? विचार। नारीवाद क्या है? एक विचारधारा है। वह किसकी है? सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की, जो राजनीतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से लैंगिक समानता को परिभाषित करने, ये ऐसी विचारधारा है जो चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक, इसमें समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के लक्ष्य को साझा करता है। यह नारीवाद क्या करता है? इसे प्राप्त करने के लक्ष्य को साझा करता है। नारीवाद की धारणा है कि समाज पुरुष दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है और इन पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। तो भारत में पुरुष दृष्टिकोण को क्या करता है? प्राथमिकता देता है और पितृ समाज में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? भेदभाव करता है। तो नारीवाद क्लियर हो गया होगा। नारीवाद क्या है? विचारधारा है। और कैसी? राजनीतिक आंदोलनों या सामाजिक आंदोलनों की एक आंदोलन से संदर्भित है। राजनीतिक रूप हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो। नारीवाद इसकी समानता में, अपने आप को समानता में, पुरुषों से ही नहीं बल्कि उसकी समानता में परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने का एक लक्ष्य है। पुरुषों के सापेक्ष रखने का एक लक्ष्य है। नारीवाद का धारा है समाज पुरुष दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है और इस तरह पितृजातक समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है या भेदभाव होता है, वह अन्याय होता है। इसका लक्ष्य महिलाओं के लिए पुरुषों के समान, यह नारीवाद का लक्ष्य है कि नारीवाद का लक्ष्य है कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को शैक्षिक, वृत्तिक और पारंपरिक अवसर परिणाम स्थापित करना शामिल है जो पुरुष के समान हों। नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक असमानता, नारीवाद का उद्देश्य क्या है? लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना, इसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव को राजनीति और सख्त संतुलन के सिद्धांतों पर इसके प्रभाव की व्याख्या करना है। यही इनका मुख्य उद्देश्य है। भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तरों पर कार्यरत हैं। तीनों स्तरों पर पृथक पृथक विधायिकाएं हैं। केंद्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो संसद है, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व सदा ही बहुत कम रहा है। लोकसभा में 17 चुनाव हुए, लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार महिलाओं को प्रतिनिधित्व की संख्या 11% से अधिक हुई। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व संख्या 11% से क्या हुआ? अधिक हुआ। 2019 में 17वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो महिला सांसदों की संख्या 14.36% से अधिक 78 तक पहुंच सकी। राज्यों की बात करें तो राज्यों की विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम रहती है। चाहे प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री के पद पर कोई महिला ही विराजमान क्यों न हो, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद ग्रामीण और शहरी स्थानीय संस्थाओं में 1/3 स्थान पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था कर दी गई। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में भी इस प्रकार के आरक्षण की बात चल रही है,
जो अभी भी पूरी तरह से दोनों सदनों द्वारा पारित भी कर दिया गया है, परंतु विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होने के कारण अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन बच्चों, आज यह जब पढ़ाया जा रहा है तो यह जानिएगा, महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा और लोकसभाओं के अंतर्गत, पार्लियामेंट के अंतर्गत महिलाओं का से संबंधित विधेयक पारित कर दिए गए हैं, लेकिन इस प्रश्न के आने तक वह उस समय तक पारित नहीं हो सका था, कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज के क्लास को हम यहीं पर